तो चलिए आज का वीडियो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यह वीडियो नंबर 6 है और सभी सब्जेक्ट का पता है इस सप्ताह में मैं 6 सीरीज करा ही रहा हूँ। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि जीएनएम सेकेंड ईयर का यह जो है तीसरा सब्जेक्ट होता है। तो चलिए 2 सब्जेक्ट कराने के बाद इस सप्ताह में हम तीसरा सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है मानसिक रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी मानसिक रोगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इस वर्ग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितने वर्ग में जो है बांटा गया है मेंटल डिसऑर्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मानसिक रोगों को जो बांटा गया है मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रोग, मानसिक विकार का वर्गीकरण, अलग अलग वर्गीकरण है। तो मानसिक विकारों को मुख्य रूप से लक्षण, कारण और प्रभाव के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये मानसिक रोगों का जो वर्गीकरण है यह लक्षण, कारण और प्रकार के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब वो वर्ग कौन कौन सा है, चलिए हम इसको देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है पहला जो वर्ग है वो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहने का मतलब होता है कि इसे मस्तिष्क की शारीरिक क्षति या बीमारी के कारण होता है, यानी यह मस्तिष्क में होने वाला समस्या है जो या तो शारीरिक क्षति या किसी अन्य बीमारी के कारण यह जो है मेंटल डिसऑर्डर होता है। जैसे मेमोरी, समझ, सोचने की क्षमता व्यक्ति का प्रभावित होता है। मेंटल डिसऑर्डर में आप लोग देखिएगा कि अलग अलग जो है रीजन से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। जैसे चोट लगने से, इन्फेक्शन होने से, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में कम होने से या अन्य बीमारियों के प्रभाव होने से हमारा ब्रेन इफ़ेक्ट होता है, मस्तिष्क इफ़ेक्टेड होता है, जिसे ये मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब जब मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उससे मेमोरी, उससे सोचने समझने की क्षमता में प्रभावित होता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में डिमेंशिया होता है, जिसे डिलीरियम होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, हेड इंजरी होता है, ये सब उदाहरण होता है। ठीक है, एल्जाइमर रोग होता है, बहुत सारे होता है जो आपके बेसिकली ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में डिमेंशिया और डिलीरियम ये 2 महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में समझ कर आप रखिए। बेसिकली मेंटल ऑर्गेनिक में होता यह है कि व्यक्ति यहाँ पे पूर्ण रूप से पागलपन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है आपको ब्रेन का जो है समस्या होता है, चाहे वो ब्रेन का समस्या चोट से हो, इन्फेक्शन से हो या ब्लड सर्कुलेशन कम होने से हो, किसी भी अन्य या किसी अन्य बीमारियों के कारण हो, आपका ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है इफ़ेक्टेड होता है, तो वो जो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है। उसका एग्जाम्पल दिया है डिमेंशिया, डिलीरियम, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, ये सब जो है इसका रीजन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर। पहला था ऑर्गेनिक, दूसरा है फंक्शनल, और यही 2 महत्वपूर्ण आपके वर्गीकरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो फंक्शनल में मेंटल डिसऑर्डर, फंक्शनल वाला में जो होता है इसमें कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं होता है। फंक्शनल में ब्रेन का, वहाँ पे ब्रेन का जो है फिजिकली गड़बड़ होता है, डैमेज होता है, लेकिन यहाँ फंक्शनल में यह डैमेज फिजिकली दिखता नहीं है, बस बदलाव दिखते हैं। ठीक है, बदलाव दिखते हैं जहाँ पर व्यक्ति का मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक ये सब कारण हो सकते हैं। समझ गए ना। इसका वहाँ होने का कारण चोट, इन्फेक्शन, अन्य बीमारी कारण होता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होने का, लेकिन ये फंक्शनल
इसे हम लोग कारिकी मानसिक विकार कहते हैं। जहाँ पर व्यक्ति का कार्य प्रभावित होता है, वहाँ पे कार्य कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जिसको ये फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर प्रकार होता है उसके कार्य करने की क्षमता जो है ब्रेन का बिगड़ जाता है, व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। समझ गए? यहाँ पे कोई शारीरिक लक्षण स्पष्ट दिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक कोई रीजन होता ही नहीं है। समझ रहे ना? एक कारण मानसिक कारण हो सकता है, इमोशनली कारण हो सकता है, कुछ सामाजिक कारण हो सकता है, अन्य कारणों से यह जो है फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर होता है। अब फंक्शनल में भी अलग अलग प्रकार है। फंक्शनल में बेसिकली इसे जो है हम एक कहते हैं साइकोसिस। साइकोसिस जो डिसऑर्डर होता है यह रोगी की वास्तविकता से संपर्क खो देता है, जिसे साइकोसिस प्रकार के, साइकोसिस को हम लोग साइकोटिक भी कहते हैं। तो यह हम गंभीर या पूर्ण पागलपन इसे कह सकते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर को। इसमें व्यक्ति को होता यह है कि व्यक्ति जो है वास्तविकता से रिलेशन खो देता है, व्यक्ति खुद से जो है बहुत सारे काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, उसका सोच विचार समझ सब प्रभावित हो जाता है। यानी एक प्रकार से व्यक्ति पागल की तरह हो जाता है, पागल हो जाता है, और पूर्ण पागलपन ही साइकोटिक रोग कहलाता है। अब ये साइकोटिक के अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एस्किजोफ्रेनिया, मेनिया, देख लीजिए डेलूजन डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ये सब साइकोटिक प्रकार से है, जहाँ पे व्यक्ति का पूर्ण रूप से सोच समझ वास्तविकता से रिलेशन ख़त्म, इन सब चीज़ों में जो है व्यक्ति भ्रम की दुनिया में चला जाता है। तो यही साइकोसिस होता है। समझ गए? अब यहाँ पे है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस देखिए, वो था साइकोटिक और यहाँ पे है ये न्यूरोटिक। न्यूरोटिक साइकोटिक। साइकोटिक में व्यक्ति वास्तविकता से रिलेशन खो देता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है, उसका सोच समझ सब प्रभावित हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन न्यूरोटिक वाला में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि रोगी तनाव डर चिंता में रहता है, लेकिन वह वास्तविकता को समझता है, रियलिटी को समझता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए गलत है क्या सच्चाई है, क्या जो है गड़बड़ी है, ये सब चीज़ों को समझ पाता है। लेकिन साइकोटिक वाला में ऐसा नहीं होता है। साइकोटिक में पूर्ण पागलपन होता है, व्यक्ति रियल वास्तविक चीज़ों पर विश्वास नहीं करके वह काल्पनिक दुनिया में, वह जो है क्या बोलते हैं डाउट वाला, शक की निगाहों वाला दुनिया में चला जाता है। लेकिन न्यूरोटिक वाला में ऐसा नहीं होता है। न्यूरोटिक वाला में डर चिंता भय तो सताता है, लेकिन व्यक्ति का वास्तविकता से संपर्क नहीं टूटता है, वह रियलिटी में विश्वास रखता है, वह वास्तविकता को समझ पाता है। बात समझ लीजिए, ठीक है ना? तो यही न्यूरोसिस होता है। ओके, न्यूरोसिस का उदाहरण कहूँ तो एंजाइटी होता है, फोबिया होता है, ओसीडी होता है, हिस्टीरिया होता है। ये सब रोग है मेंटल डिसऑर्डर ही। चूँकि हम वर्गीकरण देख रहे हैं तो मेंटल डिसऑर्डर ही है, लेकिन ध्यान देना होगा आपको कि इन सब में व्यक्ति का सिर्फ सोच समझ चिंता भय ये सब प्रभावित हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन वास्तविकता से संपर्क व्यक्ति का नहीं टूटता है। क्या सच्चाई है क्या रियलिटी है इस चीज़ को व्यक्ति समझ पाता है यहाँ पे, लेकिन साइकोटिक में नहीं समझ पाता है, वास्तविकता से टूट जाता है, व्यक्ति काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। ठीक है ना? और उसका सोच समझ तो प्रभावित होता ही है वहाँ पे। ठीक है ना? थिंकिंग विचार ये सब प्रभावित तो होता ही है वहाँ पे। समझ गए? तो इस प्रकार से यह फंक्शनल में दो कैटेगरी साइकोटिक और न्यूरोटिक याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पे मानसिक रोगों के उपचार की विधि। देखिए, जब मानसिक रोगों का वर्गीकरण देख लिए, बेसिकली मानसिक रोगों का वर्गीकरण दो ही हैं, एक फंक्शनल और एक ऑर्गेनिक। फंक्शनल में वे सारे न्यूरोटिक और साइकोटिक वाले रोग आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक में ज़्यादा नहीं है, बस डिलेरियम है, डेमनेशिया है और हेड से संबंधित हेड इंजरी हो गया, यही सब जो है आपके आता है ऑर्गेनिक में। ठीक है?
अब यहाँ पे मानसिक रोगों की उपचार की विधि है, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का कौन कौन से मेथड है, अगर किसी को मानसिक रोग होता है तो उसको जो है कितने विधि से हम उपचार कर सकते हैं। जैसे एक सामान्य अगर बीमारी होता है मानसिक रोग से अलग, तो वहाँ पे दवाई दिया जाता है, ठीक है, दवाई दिया जाता है, दवाई नहीं हो तो सर्जरी किया जाता है, यही ना होता है। लेकिन मानसिक रोगों के लिए भाई कितना विधि है देख लीजिए। तो मानसिक रोगों के लिए भी विधि है। मानसिक रोगों के उपचार के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है जो रोग की स्थिति, लक्षण और कारणों पर निर्भर करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए मानसिक रोग के उपचार की विधि जो है, तो यहाँ पे मानसिक रोगों की जो उपचार की विधि है, कहने का मतलब है कि मानसिक रोग के उपचार के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, मानसिक रोग है तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके का उपयोग किया जाता है। जो रोग की स्थिति, अब जो भी तरीकों का उपयोग किया जाता है वह तरीका रोग की स्थिति, उसके लक्षण और उसके कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है। हम जैसे सर्जरी, अगर नॉर्मल बीमारी के बात करें तो हम सर्जरी कब चुनते हैं, जब मरीज को काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए और वहाँ पे जो है दवाई काम ना करे, ठीक है, तो और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो है सर्जरी से ही ठीक हो सकता है तो सर्जरी चुनते हैं। तो बेसिकली कोई भी मेथड हम चुनते हैं वह रोग की स्थिति, लक्षण और कारण पर निर्भर करता है। और इसमें मुख्य जो है इस विधि को अलग अलग भागों में बांटा गया है, मानसिक रोगों के उपचार की विधि को। तो चलिए हम उस भाग को देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहला जो वर्गीकरण है वह है ड्रग थेरेपी या फार्मेको साइकोथेरेपी। तो औषधि उपचार मतलब ड्रग से उपचार। इसमें मानसिक रोगों का इलाज के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अब मानसिक रोग अलग अलग प्रकार का है तो अलग अलग प्रकार का दवाई भी आता है, समझ लीजिए। लेकिन अगर किसी भी मानसिक रोग के लिए अगर दवाई चुनते हैं तो वह मेथड एक आपका ड्रग थेरेपी बनता है, ड्रग मेथड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ड्रग थेरेपी में बहुत सारे दवाइयाँ हैं अलग अलग मानसिक रोगों के लिए। जैसे यह दवा का प्रकार है, क्लास है दवा का, ठीक है, और यह जो है उपयोग है। अब जैसे मैं मानूँ एंटी डिप्रेसेंट, तो एंटी डिप्रेसेंट का दवा का उपयोग डिप्रेशन के इलाज के लिए किया जाता है, समझ गए। एंटी एंजाइटी ड्रग है, तो एंजाइटी भी एक मानसिक ही रोग है, तो एंजाइटी से लड़ने के लिए जो दवा दिया जाता है उसे एंटी एंजाइटी कहते हैं। यह चिंता और घबराहट में काम देता है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे है एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक जो साइकोसिस जो पढ़े हैं साइकोटिक वाला, उसमें काम देता है, जैसे साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, इन सब में जो है एंटी साइकोटिक काम करता है, ओके। मूड स्टेबलाइजर है, तो मूड स्टेबलाइजर जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी आपका एक प्रकार के साइकोटिक ही रोग है, लेकिन इसका जो है अलग एक जो है दवाई होता है जिसे मूड स्टेबलाइजर कहते हैं, ओके। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे है सीडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग होता है, ठीक है, इसे स्लीपिंग पिल भी कहते हैं। इसके लेने के बाद व्यक्ति को नींद की समस्या से निजात मिलता है, व्यक्ति को नींद अच्छा आता है। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये जो है आपके दवाई का अलग अलग प्रकार है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो दवाई से उपचार होने वाला है, ओके। अब यहाँ पे आता है मनोचिकित्सा उपचार जिसे साइकोथेरेपी कहते हैं। अब जो साइकोथेरेपी है जिसे मनोचिकित्सा उपचार बोलते हैं, ठीक है ना, तो यह मानसिक समस्याओं को इलाज के लिए बातचीत, सलाह और व्यवहार में बदलाव करने का तरीका अपनाता है। अब देखिए ड्रग देखें तो वहाँ पे दवाई दिया जाता है डायरेक्टली व्यक्ति को खाने के लिए और वहाँ पे दवाई से कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन साइकोथेरेपी में होता यह है कि मरीज को कोई दवा नहीं दिया जाता है, कोई जो है मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। बस यहाँ पे जो है एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, जो बातचीत से, सलाह से, यानी इंटरव्यू से, काउंसलिंग से, व्यवहार में परिवर्तन करके जो है वह क्या करते हैं
काम करते हैं मूड डिसऑर्डर में परिवर्तन करने का। तो यहाँ पे बातचीत, सलाह, व्यवहार में बदलाव करके जो है यह उपचार काम करता है साइकोथेरेपी। ठीक है, अब ये साइकोथेरेपी का अलग अलग जो है आपका प्रकार है। जिस प्रकार से ड्रग का अलग अलग प्रकार था, उसी प्रकार से साइकोथेरेपी का अलग अलग प्रकार है। जैसे बिहेवियर थेरेपी गलत आदतों को सुधारने पर केंद्रित होता है, व्यवहार बदलने पर केंद्रित होता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जो व्यवहार अगर किसी कारणों से अगर गड़बड़ हो चुका है, बदल चुका है, तो उस गलत व्यवहार को दूर करने के लिए जो है यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कॉग्निटिव थियरी, जिसे संज्ञानात्मक चिकित्सा कहते हैं। इसमें व्यक्ति का नकारात्मक सोच को बदला जाता है। अब जैसे देखते होइएगा, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, मानसिक रोग से जब व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसके मन में बहुत सारे नकारात्मक जो है बातें आने लगता है। तो उस नकारात्मक सोच को बदलने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी, संज्ञानात्मक उपचार दिया जाता है। ठीक है, आगे है साइको एनालिसिस जो होता है बचपन की दबी हुई भावनाओं को समझना। जैसे बचपन में जो बच्चा है वह अपने इमोशन को नहीं ठीक ढंग से अपने सामने किसी के सामने रख पाता है, तो कहीं ना कहीं वह बाद में चल के वैसा ही होने लगता है। तो साइको एनालिसिस जो है दबी हुई भावनाओं को उजागर करने के लिए जो है दिया जाता है। आगे है इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी व्यक्ति को अपने ही व्यवहार को समझ देना। यानी जब कोई व्यक्ति अपने ही व्यवहार को नहीं समझ पाता है, तो जो है अपने ही अंदर के चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो उसे इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी दिया जाता है। समझ गए? ग्रुप थेरेपी, मेली थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, बहुत सारे थेरेपी है। जब आपको मैं साइको सोशल थेरेपी पढ़ाऊँगा तब आपको डिटेल्स में समझ में आएगा कि कौन कौन से थेरेपी है। ठीक है, तो ग्रुप थेरेपी होता है ऐसे एक से अधिक रोगियों को एक साथ जो है चर्चा करना, उपचार देना ग्रुप थेरेपी में होता है। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ मैंने आपको प्रकार दिखा दिया कि भाई ये सब प्रकार है जो आपको साइकोथेरेपी में दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे लास्ट होता है जो कि तीसरा मेथड है, वो है ईसीटी कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। यह एक जो है विद्युत चिकित्सीय उपचार होता है जिसमें ईसीटी उपकरण का नाम होता है। यह उपकरण एक जो है इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, झटका पैदा करता है, जो एक गंभीर मानसिक रोगियों में ही दिया जाता है। समझ लीजिए, यह जो है आपको गंभीर मानसिक यानी कहा जाए तो यह सिर्फ साइकोसिस प्रकार के जो भी साइकोटिक मानसिक रोग होगा उसी को दिया जाएगा। यह न्यूरोटिक वाला में नहीं दिया जाएगा। यानी जो व्यक्ति वास्तविकता को समझ रहा है उसमें यह नहीं दिया जाता है। जो वास्तविकता से दूर हो चुका है यानी वह पूर्ण पागल हो चुका है, उसको ईसीटी दिया जाता है। ओके, यह गंभीर मानसिक रोग जैसे गहरा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया में उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया रोगी को बिजली के नियंत्रित झटके दिए जाते हैं ताकि मस्तिष्क के जो रासायनिक संतुलन है उसमें सुधार हो सके। ठीक है, तो ये विद्युत ईसीटी होता है। ईसीटी सुरक्षित होती है और एनेस्थेसिया बेहोशी में दी जाती है। तो ये ध्यान रखिए, ईसीटी एक इलेक्ट्रोड होता है, उपकरण होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है और वो विद्युत धारा व्यक्ति के ब्रेन में झटका देता है जब इसका उपयोग करते हैं तो, और व्यक्ति को एनेस्थेसिया देकर जो है ये चीज़ें किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह 3 मेथड मैंने आपको बता दिया जो मेंटल इलनेस में उपचार में काम आता है। ठीक है, तो आपसे भी एग्ज़ाम में अगर पूछे तो बता दीजिएगा आराम से, बड़ी ही आसान था। ओके, बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या कहना है ज़रूर बताएं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ज़रूर कीजिए, वरना आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।